हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको जरूर भेजिए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आज उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण का चुनाव है और 59 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मतदान पहले और दूसरे चरण में हुआ उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पर बहुमत तो किसी को मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर पूरे चुनाव पर क्या स्थिति रहने वाली है, इस पर हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत जी के बारे में आपको बता दें, ये एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। रविकांत जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और इनसे सीधे सवाल करेंगे कि आखिर आने वाला 2022 यानी पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण की जो वोटिंग हो रही है उस पे जनता का क्या रुख है, किस तरीके से जनता वोट डाल रही है, बीएसपी की क्या स्थिति होने वाली है, कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है, सपा और बीजेपी कहां पर स्टैंड करेगा, वो हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जनता आखिर तरीके से वोट कर रही है। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि फेज 1 और फेज 2 के बाद फेज 3 में 59 सीटों पर जो वोटिंग पड़ रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पिछले अगर हम लोग चुनाव को देखते हैं 2017 के, तो यहाँ पर बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत हासिल की थी जी। लेकिन चूंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है सरकार के खिलाफ, ये बुंदेलखंड के इलाके में चुनाव है, जो आलू बेल्ट है उसमें, और कानपुर मंडल है जी। और इन क्षेत्रों में देखेंगे तो थोड़ा अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन मूल रूप से तो जो समस्याएं हैं वो कॉमन है। जैसे बहुत महंगाई है, बेरोजगारी की समस्या है, या इसके अलावा आवारा पशु एक बहुत बड़ी समस्या है इस पूरे उत्तर प्रदेश में जी। और इन वजहों से जो सरकार के खिलाफ नाराजगी है वो पूरे समूह में दिखती है। लेकिन अभी जो ये चुनाव है, इस खास करके तीसरे चरण में ये त्रिकोणीय होने जा रहा है और कहीं कहीं पर कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ जगह पर चतुष्कोणीय मुकाबला भी है, लेकिन मूल रूप से 3 पार्टियों के बीच है। बुंदेलखंड में बीएसपी और समाजवादी पार्टी और कहीं बीजेपी 3 चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीएसपी को ज्यादा बढ़त है। सपा और भाजपा लगभग बराबर की स्थिति में है जी। लेकिन सर रविकांत जी, पिछली बार 2017 में यहाँ बीजेपी ने अच्छा खासा यहाँ पे सीटें निकाली थी, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी या बैकफुट पे चली जाएगी क्या? देखिए, बुंदेलखंड में पिछली बार सभी सीटें जीती थी बीजेपी ने, 19 सीटें, लेकिन अभी 13 सीटों पर चुनाव है। अभी जो चल रहा है वो चौथे फेज में बाकी और सीटों पर चुनाव होगा। बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की है और उसे ये लग रहा था कि यहाँ पर वो ज्यादा आसानी से सीट निकाल सकते हैं, लेकिन एक तो उनके प्रत्याशियों का चयन सही नहीं हुआ। जो रिपीट किए गए विधायक, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिए हैं वो बहुत मजबूत है, जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी बहुत मजबूत है और सरकार के खिलाफ नाराजगी और बीएसपी के जो कैंडिडेट है उनका अच्छा होना, ये बीएसपी को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। कहीं कहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो जातिगत समीकरणों को आप देखेंगे, या सपा अध्यक्ष ने पुरानी पेंशन का इशू उठाया है, रोजगार देने का जो वादा किया है, प्लस किसानों के लिए डीएपी उपलब्ध कराने का बात किया है फ्री, और भी उनकी कई ऐसी घोषणाएं हैं जो बहुत कारगर साबित हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है ही, तो इसलिए यहाँ पर भी वो चुनाव ज्यादा हारते हुए नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि 19 में से 5 सीटों पर उसको जीत हासिल हो सकती है, बाकी वो सीटें हारेगी। सर, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। तो 5 सीटें, 19 से 5 में ग्राफ इनका जब गिर जाएगा तो ये तो इनका तो मनोबल वैसे ही पहले और दूसरे चरण में वैसे ही इनका डाउन हो चुका है मनोबल, जिस तरीके से रिपोर्टें आ रही हैं, और फेज 3 में भी लगभग ये डाउन की स्थिति में आ रही है। तो आपको लग रहा है कि बीएसपी का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, तभी बीजेपी का डाउन हो रहा है? देखिए, जितना बीएसपी बढ़ेगी उतना ही बीजेपी का ग्राफ नीचे जाएगा जी। और अगर बीजेपी ने बिल्कुल शुरू में, आपको याद होगा, 2 महीने से इस चुनाव को 1 to 1 बनाने की कोशिश की। हम लोग जानते हैं कि उनका मीडिया भाई समर्थक है,
तो मीडिया से लेकर के और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे थे। उनकी कोशिश ये थी कि हम सपा और बीजेपी को ही लड़ते हुए दिखाएं, इसका फायदा उसको मिलता ध्रुवीकरण के चलते, मतलब जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है। दूसरा, समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगता है कि यादवों की दबंगई होती है, इसका भी फायदा मिलता बीजेपी को। लेकिन बीएसपी के आने से ये हुआ कि कानून व्यवस्था सबसे दुरुस्त उत्तर प्रदेश में रही है 7 से 12 के पीरियड में, जब मायावती मुख्यमंत्री थी। तो वो बीएसपी को फायदा मिल रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो नहीं पा रहा है, इस वजह से बीजेपी कमजोर हुई। बीजेपी को केवल जो फायदा है वो है अगली जातियों का। अगली जातियां आज भी उनके साथ इंटैक्ट है। और दूसरा, जो ओबीसी की बहुत छोटे समूह की जातियां हैं, जैसे प्रजापति है, नाई है, विश्वकर्मा है, और आपका राठौर है, इन जाति या कहीं कहीं कश्यप भी, इन जातियों में उसकी पकड़ बनी हुई है। लेकिन जो मेजर जातियां हैं, जो बड़े पॉकेट वाली जातियां हैं, वो या तो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है या बीएसपी की तरफ जा रही है। तो इस वजह से भाजपा को नुकसान हो रहा है बहुत। लेकिन सर, बीजेपी ने जो एक फ्री राशन वाला जो एक इन्होंने डाला, और मैं भी कई जगह पे गया और वहां लोगों से मैंने बात करी, तो उनका कहना यही था कि बीजेपी ने जो फ्री राशन दिया है, मैं उनकी ओर ही वोट करूंगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये निश्चित रूप से इसकी बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक बड़ा फैक्टर है जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत छोटे समूह में ये फैक्टर काम कर रहा है, जो बिल्कुल भूमिहीन है जी। और उनको जो या जो बहुत छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उन्हें जो किसान सम्मान निधि मिल रही है वो एक फायदा उनको पहुंचा रहा है। राशन जो मिल रहा है वो भी एक फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो थोड़ा सा है, आर्थिक स्थिति जिनकी थोड़ी सी मजबूत है जी। वो इस बात को जान रही है कि आपने जो हमको ये राशन दिया है, लेकिन आपने महंगाई से हमारी पूरी आमदनी छीन ली है जी। आपने हमें कोई रोजगार नहीं दिया है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति, एक परिवार को अगर रोजगार मिला होता तो वो महीने में कितना भी कम कमाता जी। अब हम 400 रुपए ही दिहाड़ी ले लें तो भी 15-18 हजार रुपया होती है जी एक परिवार की कमाई। अब आपने वो नहीं दी, उसके बजाय आप 2000 रुपया दे रहे हैं किसान सम्मान निधि और 300 रुपए का आप दे रहे हैं राशन जी। तो ये तो कुल मिलाकर के अब 2500 में ले लें तो कहाँ उसको 15,000 और 18,000 मिलता और कहाँ आप 2500 रुपए दे रहे हैं जी। तो और छीन क्या रहे हैं उसका, महंगाई के कारण ये तो सारा जा रहा है। अगर वो डीजल या पेट्रोल या मोटरसाइकिल डलवा रहा है तो उसका नुकसान, या मान लीजिए नहीं है उसके पास मोटरसाइकिल तो वो सब्जी खरीदने तो जा रहा है जी जी। वो सरसों का तेल तो खरीद रहा है जी। और गैस तो जो उसको मिली थी वो तो भरवा ही नहीं पा रहा है जी। बिल्कुल, बिजली का बिल इतना महंगा आ रहा है जी। मेरा सर तो अगला कमर तोड़ दी जी। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा ये है कि बीजेपी का जो तिकड़मी प्रचार है, तिकड़मी प्रचार का मतलब अभी कल की डेट में उसने एक आतंकवाद का मुद्दा भी जोड़ दिया है। तो क्या लग रहा है कि तिकड़मी प्रचार इसका काम कर रहा है? पहले योगी जी ने बोला कि गर्मी है, ठंडा कर दूंगा, शिमला बना दूंगा। ये क्या, किस तरीके का प्रचार ये करना चाह रहे हैं ये बीजेपी के लोग? देखिए, बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं जी, क्योंकि वो डेवलपमेंट का इशू उनके यहाँ है ही नहीं। उन्होंने कुछ किया ही नहीं ऐसा है जिसको वो लोगों के सामने रख सके जी। नौकरियां देने में वो नाकाम रहे हैं, महंगाई कम करने में वो नाकाम रहे हैं, कोरोना काल में पूरा वो नाकाम रहे हैं। तो इस वजह से किसानों से लेकर के नौजवानों तक जी एक नाराजगी है। दूसरी तरफ दलितों का उत्पीड़न हुआ है जी। पिछड़ी जो जातियां हैं उनकी नाराजगी है क्योंकि उनका सीधा रिजर्वेशन डाइल्यूट कर दिया गया। तो ये जो सरकार के खिलाफ नाराजगी है, फिर उनको केवल आपने डर दिखाया कि यादवों की दबंगई है और मुस्लिम आ जाएगा तो वो तालिबान बना देगा वगैरह वगैरह जी जी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब ये ठंडा गर्म करने की बात कर रहे थे, कैराना और मुजफ्फरनगर का डर दिखा रहे थे, उसमें जो जाट है वो तो नाराज था क्योंकि आपने 13 महीने आंदोलन होने दिया, चलने दिया। आपने बिल्कुल अनसुनी की। प्रधानमंत्री ये बोलता है कि साहब 500 लोग मर गए तो क्या मेरी वजह से मर गए जी। ये जो अपमान किया जाटों का, वो लड़ाकू कौम है। जयंत चौधरी ने वो गर्मी वाला इशू को जो वो मुसलमानों के लिए कह रहे थे, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो ऐसे लगा कि जैसे जाटों को वो चैलेंज कर रहे हैं जी।
तो जाटों ने फिर एक मुश्त वोट किया है आरएलडी को। जो लोग जा भी सकते थे बीजेपी में जी वो भी नहीं गए, कुछ गए हैं जी जी लेकिन बहुत सारे कट भी गए इस बयान के बाद। जी अब ये थोड़ी बेल्ट अलग है, इसमें जाट है नहीं, जी और इसमें यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण भी होता रहा है। अब जो जातियां थोड़ा बीजेपी से दूर हुई हैं और इनके साथ जाने का मन बना रही हैं, जो धार्मिक रूप से भीरू हैं, कायर हैं, जी उनमें जब आतंकवाद का इशू जाएगा तो वो थोड़ा ठिठक जाएंगे। जी तो वो हो सकता है कि फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाने में संकोच करें। जी अब रवि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए वो संकोच कर रही है तो क्या वो बीजेपी के साथ चली जाएंगी? जी कुछ उसमें फायदा बीजेपी को मिलेगा, जी जी लेकिन बाकी फायदा बीएसपी को जाएगा या कांग्रेस पार्टी को जाएगा। जी तो रविकांत जी बीजेपी जो करना चाहता है वो जी वो भी नहीं हो पा रहा है उनका। जी रविकांत जी, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि फेज 3 में 59 सीट का चुनाव पड़ रहा है, कितना आप आंक रहे हैं, कितना किसको क्या सीट में मिल सकती है इस बार? देखिए ये तो कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि बीएसपी और सपा जी और बीजेपी जी तीनों को सीटें ऐसे मिलेंगी, लेकिन बीजेपी मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पे होगी, जी पहले पर सपा या बासपा होगी। और इस बार कांग्रेस क्या कुछ प्रियंका गांधी का जो फेस है वो काम करेगा इस बार? बिल्कुल काम करेगा इसमें। कांग्रेस देखिए कानपुर में उनको सीटें मिल सकती हैं, बुंदेलखंड में भी 1 या 2 सीट मिल सकती है, जी और लेकिन वोटिंग परसेंटेज उनका बढ़ रहा है। अगर सीट नहीं भी मिलती है जी तो उनका जो वोट प्रतिशत है जी वो बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा, और इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर जा रही है। ठीक है सर। सर समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया।